सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है शब्द और पद। आइए इस विषय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सोचिए, शब्द ना होते तो क्या होता? शब्द ना होते तो विचारों का माध्यम क्या होता? शब्द ना होते तो उलझकर रह जाता मानव, अपने अंदर के द्वंद्व को शांत ना कर पाता मानव। इस विषय को आरंभ करने से पहले आइए इसके लर्निंग आउटकम समझ लें। अंत में विद्यार्थी शब्द और पद को परिभाषित कर पाएंगे। जब आप इस पूरे विषय की जानकारी ले लेंगे तो आप शब्द और पद को परिभाषित भी कर पाएंगे, अलग अलग उसकी परिभाषा बता पाएंगे। आगे है, शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर कर पाएंगे। जब आप इन दोनों को परिभाषित कर सकेंगे तब आप इन दोनों में उदाहरण सहित अंतर भी बता पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में यह दो प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले वहां पूछा जाता है कि शब्द और पद की परिभाषा लिखें। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो जब आप इस पूरे विषय की जानकारी ले लेंगे तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। शब्द। आइए शब्द के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियां यानी कि स्वर तथा व्यंजन, इनके मेल से शब्द बनता है। शब्द भाषा की सार्थक व अर्थवान इकाई है। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। शब्दों के द्वारा हम अपनी भावनाओं व विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। यह हमने शब्द की एक सामान्य जानकारी ली है कि शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनता है। आगे हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा। आइए शब्द की परिभाषा को जानें। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, आगरा, कमल। जी हाँ, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई। अक्षर अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे कई बार हम न शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह एक अक्षर से बना है, लेकिन यहाँ पर 3 उदाहरण और दिए गए हैं। राम, आगरा, कमल। यह स्वतंत्र भी हैं और सार्थक भी हैं। सार्थक भाव इनका कोई ना कोई अर्थ है। मैं परिभाषा को दोबारा से दोहरा रही हूँ। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, आगरा, कमल। आइए अब हम सार्थक व निरर्थक शब्द के भेद को भी समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, क प्लस म प्लस ल और बन गया कमल। नीचे लिखा गया है क प्लस ल प्लस म, कलम। तो यह दोनों सार्थक शब्द हैं। लेकिन इसके नीचे लिखा गया है ल प्लस क प्लस म, लकम। तो लकम है तो अक्षरों का मेल, लेकिन वह सार्थक नहीं है। तो हमने जो भी शब्द बनाना है उसका सार्थक होना बहुत जरूरी है, उसका अर्थ होना बहुत जरूरी है। पद। आइए शब्द के बाद हम पद की सामान्य जानकारी लें। पद स्वतंत्र नहीं होता, वह वाक्य के नियमों में बंधा होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। प्रकार्य भाव कोई काम। पद शब्द की तरह स्वतंत्र नहीं है, वह वाक्य के अंदर है, क्योंकि उसके साथ व्याकरण के नियम लगे हुए हैं और वह कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है। तो ये हमने पद की एक सामान्य जानकारी ली है। आगे अब हम पद की परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा।
जब किसी शब्द के साथ व्याकरण के नियम लग जाएं, व्याकरण के नियम यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि, जब किसी शब्द के साथ व्याकरण के नियम लग जाएं और उसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तब उसे पद कहते हैं। एक अन्य परिभाषा को देखते हैं। व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। इसका भी वही अर्थ है। जब हम किसी शब्द के साथ व्याकरण के नियम लगा दें, भाव उसे व्याकरण के नियमों में बांध दें और फिर उसे वाक्य में प्रयुक्त करें, तब वह शब्द शब्द न रहकर पद बन जाएगा। जब हमने शब्द की परिभाषा को समझा था तब उसका एक उदाहरण दिया था राम। तब राम अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द था, उसके साथ कोई व्याकरण का नियम नहीं लगा था, उसे वाक्य में भी प्रयुक्त नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, राम खाना खाता है, अब राम को हमने वाक्य में प्रयुक्त किया है, साथ में व्याकरण का नियम लगाया गया है, तो यहाँ पर जो राम है वह शब्द नहीं है, वह एक पद का कार्य कर रहा है। इसके साथ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। रमा खाना खाती है, पहले वाक्य में खाता है, दूसरे वाक्य में खाती है, यहाँ पर भी व्याकरण का नियम लगा है। इस तरह जब हम किसी शब्द के साथ व्याकरण के नियम लगा देते हैं और उसे वाक्य में डाल देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं, जब किसी शब्द के साथ व्याकरण के नियम लग जाएं और उसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तब उसे पद कहते हैं। शब्द और पद में अंतर। आइए शब्द और पद में अंतर को जानते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों भाव अक्षरों, एक या एक से अधिक वर्णों की सार्थक व स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। लेकिन जब वही शब्द व्याकरण के नियम में बंध जाए और उनको वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तब उसे पद कहते हैं। पद स्वतंत्र नहीं होता, पद कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि वो वाक्य के अंदर होता है और साथ ही साथ व्याकरण के नियम में भी बंधा होता है। जबकि शब्द पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह वाक्य के बाहर होता है और साथ ही उसके साथ कोई नियम भी नहीं लगा होता। आगे है, पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो पद हैं वह वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के नियम लग सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, लड़का खाना खाता है, लड़कों ने खाना खाया, यहाँ पर व्याकरण का नियम लग गया, अतः पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदल जाता है। आगे है, वाक्य में प्रयुक्त पद कोई न कोई प्रकारे भाव कार्य, वाक्य में प्रयुक्त पद कोई न कोई प्रकारे अवश्य करता है, जबकि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, इसलिए उसके प्रकारे करने का कोई कारण नहीं होता। शब्द वाक्य के बाहर होता है, इसलिए वह प्रकारे नहीं करता, जबकि जो पद है वह वाक्य के अंदर है और साथ ही साथ व्याकरण के नियमों में भी बंधा है, अतः वह कोई न कोई प्रकारे अवश्य करता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, रमेश ने सुरेश को किताब दी। अब यहाँ पर जो रमेश है वह कर्ता का कार्य कर रहा है और जो सुरेश है वह कर्म का कार्य कर रहा है। जबकि एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, सुरेश ने रमेश को किताब दी। अब यहाँ पर जो सुरेश है वह कर्ता का कार्य कर रहा है और रमेश कर्म का कार्य कर रहा है, अतः वाक्य में प्रयुक्त कोई न कोई प्रकारे अवश्य करता है। आइए अभ्यास करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से
सार्थक शब्दों का चुनाव करना है। राम, मतज, लड़का, तलवाम, रमेश, साना, खाना, खिलाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने इनमें से सार्थक शब्दों का चुनाव कर लिया होगा, जैसे कि राम, लड़का, रमेश, खाना, खिलाता। और जो निरर्थक शब्द हैं वह हैं मतज, तलवाम, साना, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। आगे है, आइए उपर्युक्त स्वतंत्र शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयुक्त कर पद का रूप दें। राम ने रमेश को खाना खिलाया। रमेश ने राम को खाना खिलाया। अब यहाँ पर जो राम है, रमेश है, वह स्वतंत्र शब्द नहीं है, क्योंकि उनके साथ व्याकरण के नियम लगे हैं और साथ ही साथ वाक्य में भी प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ पर ये पद का कार्य कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप शब्द और पद की परिभाषा को जान चुके होंगे, साथ ही साथ आप उनमें अंतर भी कर चुके होंगे। तो परीक्षा में जो मेरी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं कि आप भली भांति से शब्द और पद की परिभाषा भी लिख सकेंगे और साथ ही साथ उसमें अंतर भी बता पाएंगे। जैसा कि इस विषय को करने से पहले हमने लर्निंग आउटकम्स को जाना था, मैं इसे एक बार फिर से दोहराती हूँ। अंत में विद्यार्थी शब्द और पद को परिभाषित कर पाएंगे। अभी तक आप शब्द और पद की परिभाषा को जान चुके होंगे और आप इसे भली भांति लिख भी पाएंगे। शब्द और पद में उदाहरण सहित अंतर कर पाएंगे। आपको शब्द और पद अलग अलग प्रकार से समझाया गया, साथ ही उसकी उदाहरण भी समझाई गई और अंत में आपको उनमें अंतर भी करवाया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शब्द और पद को परिभाषित भी कर पाएंगे और साथ ही साथ उदाहरण सहित अंतर भी कर पाएंगे। धन्यवाद।